चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज ऑप्टिक्स में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोशिश करेंगे खत्म करने का। बहुत छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से सवाल आते हैं, है ना? उन्हीं को हम सवाल के अकॉर्डिंग ही कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? और एक लेक्चर और बचेगा हम लोगों का, जो ग्रेटिंग पे रहेगा। ग्रेटिंग में जितना हो सकेगा वो बता देंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप पता नहीं आप कब मतलब एक्सपीरियंस किए होंगे या नहीं किए होंगे, पर सबसे तेज खत्म किए हैं, सबसे डिटेल्ड पढ़ाए हैं और सबसे ज़्यादा कोर्स कंप्लीट किए हैं। इससे ज़्यादा कोर्स किसी ने कंप्लीट नहीं किया होगा, है ना? तो इसलिए आपसे अ, आशा भी है, अपेक्षा भी है। पिछले फर्स्ट ईयर क्या नाम है, फर्स्ट ईयर का आप देखिए होंगे, 4 महीने हमको लगे, 4 महीने। और आज कौन सी तारीख है? 4 मंथ्स। और आज कौन सी तारीख है? 6 7 7 तारीख, 7 तारीख है। 4 महीने और 7 दिन, है ना? तो इतना हम तो जब पढ़ते थे तो जुलाई वाला बैच ज्वाइन करते थे, है ना? जुलाई का बैच ज्वाइन करते थे और निकलते थे फरवरी में, ठीक है? 6 महीने ये और 2 महीने ये, 8 महीने पढ़ते थे। जो आपका कोर्स 4 महीने में कंप्लीट हो गया है। और ऐसे मुस्कुराते हुए सारा कोर्स कंप्लीट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे हम, जो बन गया है ना? तो आपसे अपेक्षा यही है कि आप भी उतना ही अच्छा परफॉर्म भी कीजिए, मेरे ही सब्जेक्ट में ही सही, पर उतना अच्छा परफॉर्म कीजिए। आपके पास अगर 70 से 80 नंबर्स ऐसे हैं जो आपको आ रहा है, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आप कौन सा सवाल करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। जैसे हम अपने पेपर्स में करते थे, वैसे हम आप लोगों के सामने भी ऑप्शन रख दिए। जाइए और बोलिए कि पोलराइजेशन का करेंगे, इंटरफेरेंस का ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला क्रोमेटिक एब्रेशन का करेंगे। ऐसे चॉइस करके आना है आपको, तब पेपर देने में मजा आएगा। यू सेलेक्ट व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, नॉट द क्वेश्चन पेपर मेकर सेलेक्ट, ठीक है? तो बिल्कुल, जो मतलब सारे बच्चों से नहीं अपेक्षा करते हैं हम, अपेक्षा बिल्कुल सारे बच्चों से नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट हमको दें। हमको पता है मेरे जैसा ही कोई बच्चा उधर बैठ के पढ़ रहा है, बस उसी से अपेक्षा है। जो बच्चे नहीं चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना, कोई बात नहीं, आप थर्ड ईयर में छोड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर अभी आपके सामने है, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? ये मौका नहीं गंवाना है, ठीक? तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछे हैं कि सर एग्जाम की क्या स्ट्रेटेजी हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं सर, और 10-10 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत टफ है। तो आपके लिए हम बता दें, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, हम अभी नोटिस भी डाल देंगे। आपको कोई भी क्वेरी है, कैसे भी है, एक तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं हमसे। हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं हम इतने फ्रेंडली हैं कि आपका दोस्त भी उतना अच्छा फ्रेंडली नहीं हो, है ना? तो आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी पूछिए हमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जहां कहीं भी डाउट है कि सर ये चीज कैसे कवर करें, वो चीज कैसे कवर करें, वो सारा कुछ आप हमसे क्लियर कर लीजिए। अगर फिर भी कुछ सवाल आ जाते हैं, 8 10 12 सवाल आ जाते हैं, तो हम आपसे ऐसे इंटरेक्ट करके आपके सवालों का जवाब दे देंगे, ठीक है? ताकि मेरे चेहरे के हाव भाव भी आप पढ़कर समझ सके कि हम कितने आराम से, कितने आसानी से ये सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा असाइनमेंट था, उस असाइनमेंट का कंक्लूजन ये था कि बहुत सारे बच्चे छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे थे। वो गलती नहीं है, वो उनको नहीं पता था, ठीक है? उनको नहीं पता था कि ऐसे-ऐसे ही करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, हर बच्चे को पर्सनली बताया गया। जो सबसे बड़ा आपको काम करना है, वो करना है क्वेश्चन समझने का, ठीक है? क्वेश्चन समझने का जो आपका काम है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन की डिमांड 2 नंबर की है, तो इस 2 नंबर में आप क्या लिखें, कितना लिखें, ठीक है? 4.5 नंबर का आ रहा है, 9 नंबर का आ रहा है, तो इसमें कौन सा कंटेंट होना चाहिए? और ये तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, आप अनसॉल्व के थ्रू जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है, इसमें ये चीजें पूछ सकता है, तो इसको कितना लिखना है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे कंटेंट में से आपको यही नहीं समझ में आता सर। तो अगर आपको यही नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हम है ना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो बच्चा ये एनालाइज कर लेता है। अच्छा, यही बताइए कि आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो एक दूसरे के साथ बैठकर कॉपी लिखे, और मतलब एक दूसरे से पूछे भी होंगे कि तुम सबमिट कर दिए, तुम सबमिट कर दिए। आप सब लोग फिर से एक दूसरे से बात कर लीजिएगा, जिनको भी आप जानते हैं जिन्होंने सबमिट कर दिया। सभी के पास एक ही प्रॉब्लम है कि उनको लिखना कितना है ये नहीं पता था, है ना? अगर जिस बंदे को ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन की डिमांड ये है और हमको आंसर ये देना है, तो आपको नंबर पाने से कौन रोक सकता है? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके पास पूरी कॉपी है, पूरा नोट्स है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना लिखना है। ये जान जाएंगे, यही जान जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं तभी जानेंगे। हर बैच का बंदा जानता है, वो धीरे धीरे जानता है, एनालिसिस करके जानता है। पर हम यहाँ है इस बार आपकी मदद करने के लिए। आपको जो कुछ नहीं समझ में हाँ। आता है वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है?
तो चलिए एक नए उत्साह के साथ आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे दिख। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ गिने चुने ही सवाल आते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो आता है वो आता है आईपीस से। आईपीस क्या होता है? फिर आता है प्यूपिल पे, एंट्रेंस और एग्जिट प्यूपिल का होता है। फिर आता है नीड ऑफ मल्टीपल लेंसेज इन आईपीस। उसके बाद आपका रैम्सडन और हाइगेंस आईपीस आता है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है, इनके बीच में डिफरेंस। ठीक, इतना आता है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आईपीस क्या होता है उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो देखिएगा, मान लीजिए टेलीस्कोप ही है, तो आपका टेलीस्कोप क्या होगा? सबसे पहले आगे एक लेंस लगा रहेगा बड़ा सा। ठीक, इस तरह से होता है। फिर यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बना होता है। इस तरह का होता है ना? तो यहाँ पर क्या रहती है? आंख रहती है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है भल्लाल देव के बेटे का सर। और ये कौन? ये भल्लाल देव है। भल्लाल देव ऐसे देखता है ना, आप देखते हैं ऐसे भल्लाल देव देखता है। आप जरा गौर से देखिएगा, उस फिल्म में एक और चीज बनाया गया है। उस फिल्म में लेंस बदलता है। तो उसका बेटा नहीं था? भल्लाल देव का बेटा रहता है। लेंस सर बेटा था, बेटा रहता है ना? तो भल्लाल देव का ये बेटा है ना? भल्लाल देव का बेटा। और देखिए, भल्लाल देव का बेटा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। और ये कौन है? ये भल्लाल देव। ठीक, सर उसका लेंस बहुत तगड़ा रहता है। कहा था ये लेंस बड़ा खतरनाक रहता है पुराने जमाने वाला। मैं बात नहीं सुन रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, नहीं तो भूल जाइएगा। इसमें क्या रहता है? ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है और उसी के बीचों में लेंस डालता है। एक तो नौकर रहता है, वो लेंस डालता है उसके बीच में। दूर देखने के लिए दूसरा लेंस, नजदीक देखने के लिए दूसरा लेंस। एक बार फिर से शायद हो सकता है, देखिएगा। तो ये जो लेंस डालता है उसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर ज्यादा दूर देखना है, ठीक है, आपको पीछे की सेना देखनी है तो दूसरा लेंस डालना पड़ेगा। आपको भल्लाल देव का सर देखना है, भल्लाल देव के बेटे का, तो दूसरा लेंस डालना पड़ेगा। आसमान में उड़ती हुई चिड़िया देखनी है तो दूसरा लेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग लेंस डालना पड़ेगा। लेकिन आज के टेलीस्कोप में दूसरी कहानी। आज के टेलीस्कोप में लेंस भी बदलते हैं और उसका लेंथ भी बदलते हैं। टेलीस्कोप का फोकल लेंथ मतलब फोकस बदल देते हैं। ठीक है, ऐसे बड़ा छोटा करते हैं। ये चीज आपको पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में मिल जाए, जो देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फिल्म में क्या होता है? इतना बड़ा सा, हाँ कई फिल्में देखे होंगे, ऐसे बड़ा सा करता है, फिर घुमाता है, आगे करता है, तब उसको दिख जाता है। ठीक है, तो यही आपका टेलीस्कोप है। आप टेलीस्कोप के अंदर का भी देख लिए भल्लाल देव की फिल्म से, और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन से भी देख लिए कि जो आमतौर पे टेलीस्कोप यूज होता है वो कैसा होता है। ठीक, आइए अब फिल्म से आगे आकर बात करते हैं कि अब हुआ क्या, क्या क्या नाम देते हैं इसको फिजिक्स वाले। देखिए, ये जो आगे एक लेंस लगा रहता है, नॉर्मल टेलीस्कोप में आगे एक लेंस लगा रहता है, क्योंकि ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है। ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऐसा थोड़े एकदम ऑब्जेक्ट नजदीक, पर ये लेंस सबसे पहले ही पड़ता है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए इस लेंस को आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? इस लेंस को आप क्या कहते हैं? चूंकि ऑब्जेक्ट के नजदीक है, इसलिए इस लेंस को आप क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, एक और लेंस लगा रहता है जो यहां होता है। ठीक है, यहां होगा चाहे यहां होगा, इसे नजदीक ही होगा, तो ये आंख के पास है, आई के पास है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। ठीक है, इस लेंस को क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं, आपको याद दिलाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक।
और इसको हिंदी में नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है। ठीक, तो एक नॉर्मल टेलीस्कोप में दो तरह के लेंस आपको मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस। अब सवाल ये कि ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है? ऑब्जेक्टिव लेंस का जो काम है वो दूर से आने वाली पैरेलल रेज को यहां कहीं फोकस करना है। ठीक है, इधर कहीं फोकस करना है। ठीक, तो ये पैरेलल रेज को एक्सेप्ट करने के लिए बना होता है। ठीक है ना, ये पैरेलल रेज को एक्सेप्ट करने के लिए बना होता है, इसलिए इसका एपर्चर बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है। ठीक, और इसका मैग्निफिकेशन पावर, यानी कि दूर की बहुत छोटी सी चीज को, नॉर्मल जो सिंपल टेलीस्कोप होता है हम लोगों का, ये साइंटिफिक लैब वाला नहीं, नॉर्मल जो टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन पावर 5x होती है। 5x होती है, यानी कि चांद आपको इतना छोटा सा दिख रहा है तो वो चांद को 5 गुना बड़ा दिखाएगा। ठीक है, नॉर्मल टेलीस्कोप मतलब जो आप यूज कर सकें, उसकी ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो कितनी होती है? 5x। ठीक है, 5 गुना वो कर सकता है। अब आईपीस जो होती है, आईपीस इन रेज को कलेक्ट करती है और इनको कलेक्ट करके आंख पर पहुंचाने का काम करती है। हाँ, स्पेक्ट्रोमीटर भी आप देखते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में भी आप ऑब्जेक्टिव जो लेंस लगा हुआ है ना, उस लेंस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको 5x लिखा हुआ भी मिल जाए। ठीक है, आईपीस के ऊपर भी आप जब पीछे वाला जो आईपीस होता है उस आईपीस को निकाल कर देखेंगे तो उस पर भी उसका लिखा हुआ मिल सकता है कि ये कितना गुना मैग्निफिकेशन कर सकता है। ठीक है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो आईपीस है ये क्या करती है? इन रेज को कलेक्ट करके आंख तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक, आप क्यों नहीं एक ही लेंस लगा सकते थे? एक और सवाल है, आप एक ही लेंस क्यों नहीं लगा सकते थे? इसके पीछे रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा इसलिए रखते हैं ताकि ढेर सारी पैरेलल रेज जो आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, उनको वो कलेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन बड़ा रखने से नुकसान ये है कि इतने बड़े ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनेगी वो भी बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, और एक टाइम में आप इस ऑब्जेक्ट का छोटा सा ही पोर्शन देख पाएंगे। अगर इतना बड़ा लेंस ही है तो आप उसमें से कितना पोर्शन देख पाएंगे? बहुत छोटा सा देख पाएंगे ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए क्या करते हैं, आप एक और लेंस को इस्तेमाल करते हैं जो इन सारी रेज को कलेक्ट करके उसका फील्ड ऑफ व्यू और क्लियर कर दे, ताकि आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे साफ साफ। बात क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, यस सर। तो आपको असल में आईपीस के बारे में ही पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव और ये आईपीस का ये जो टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर था वो तो हम ऐसे ही बता दिए ताकि आपको समझ में तो आए कि आखिर है क्या चीज, है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है आईपीस के बारे में। ऑब्जेक्टिव नॉर्मली ना एक ही लेंस होता है जिसका मैग्निफिकेशन पावर अच्छा होता है, एक ही लेंस होता है। लेकिन आईपीस जो होता है, आईपीस बहुत जिम्मेदार इंसान। क्यों? आईपीस क्या कर रहा है कि रेज को कलेक्ट करके आंख तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है रेज के साथ? रेज के साथ ये प्रॉब्लम है कि रेज में पहली बात क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एबरेशन। जिन्हें भी क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन बात नहीं समझ में आ रही है वो क्लास को ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहला आपका रिवीजन क्लास इसी पर रखें, क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन पे। छोटा चैप्टर है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला यही रखेंगे, कोशिश करेंगे। तो उन रेज में क्या हो सकता है, उनसे जो इमेज बने उसमें क्रोमेटिक एबरेशन हो सकता है, स्फेरिकल एबरेशन हो सकता है। ठीक, तीसरी चीज आपकी फील्ड ऑफ व्यू मतलब आप क्या आप पूरा का पूरा इमेज देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा इमेज देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आपका आईपीस कैसा है। ठीक है, तो आईपीस ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि वो इमेज बनाता है जो हम देख रहे हैं, और हमारे इमेज में एबरेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा हमारा इमेज जो है हमको पूरा पूरा दिखना चाहिए, चांद का एक हिस्सा नहीं, हमको चांद पूरा चांद देखना है। तो क्या होगा, हमारा फील्ड ऑफ व्यू पूरे चांद को कंटेन करे। ठीक, तो आईपीस ये रोल निभाता है। उसके लिए क्या करते हैं, तो आईपीस आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीस असल में होता क्या है। ये बात समझ में आ गई कि जो आपका टेलीस्कोप होता है उसमें आंख के पास जो लेंस होती है उसको आप आईपीस कहते हैं। फिर आपको ये भी समझ में आ गया कि आईपीस के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी हैं, आईपीस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये भी समझ में आ गया कि वो क्रोमेटिक स्फेरिकल एबरेशन से फ्री होना चाहिए, उसका फील्ड ऑफ व्यू ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, 3 बातें बता दी मैंने। अब देखिए, इसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या क्या करें आप कि आपको आईपीस में क्रोमेटिक एबरेशन कम मिले, स्फेरिकल एबरेशन कम मिले, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा हो। तो इसको पाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीपल लेंसेज का यूज करते हैं। मल्टीपल लेंसेज
इन आईपीस। ठीक है, ठीक। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हाँ गौर से देखिएगा। क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन देखिए नोट्स में तो मैंने एक लाइन में लिख कर निकाल दिया है, पर अगर नीड ऑफ मल्टीपल लेंसेज 4.5 नंबर में आ गया तो आप क्रोमेटिक एबरेशन उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, थोड़ा सा स्फेरिकल एबरेशन डिस्कस कर दीजिए, ठीक है, उसका फिगर बना दीजिए, उसके बाद आप नीड ऑफ मल्टीपल लेंसेज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्रोमेटिक एबरेशन आप कम करने के लिए क्या करते हैं, आपको याद दिलाएं, क्रोमेटिक एबरेशन कम करने के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अगर आप दो लेंसेज ले लें, दो लेंसेज ले लें, तो आप क्या करते हैं कि डी जो होना चाहिए, डी वो होना चाहिए ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन 2। अगर दो लेंसेज आपने लिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस ये डी है, स्मॉल डी है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2, तो आप ये कंडीशन पाते हैं कि अगर d आप इसके बराबर रख दिए तो आपका क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? जिनको क्रोमेटिक एबरेशन की ये बात नहीं समझ में आ रही है वो अब रिवीजन क्लास में ही समझेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया डिटेल्ड, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं असल में, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 f2 प्लस ओमेगा 2 f1 अपॉन 2, नहीं अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 था, ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 था शायद, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन आता है क्रोमेटिक एबरेशन खत्म करने के लिए, ठीक। यानी कि अगर आप दो लेंस ले लें और उनके बीच ये डिस्टेंस रख दें, ठीक, तो आप क्रोमेटिक एबरेशन समाप्त कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट दो लेंसेज तो चाहिए, ठीक है, दो लेंसेज आपको चाहिए। और अगर दोनों लेंस आपके ग्लास के बने हुए हैं तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपका d इज इक्वल टू क्या आएगा, f1 प्लस f2 बाई। तो आप कैसा भी दो दो आप लेंस ले लीजिए और उसके बीच में आपने ये कंडीशन लगा दी तो आप क्रोमेटिक एबरेशन खत्म कर सकते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि दो लेंस लेने की वजह से आपका क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जा रहा है, इसलिए आपको मल्टीपल लेंस की जरूरत होगी, ठीक, मल्टीपल लेंस की जरूरत होगी। दूसरा केस, आइए स्फेरिकल एबरेशन पे बात करते हैं, स्फेरिकल एबरेशन पे बात करते हैं। सर हाँ बताइए। सर हाँ हाँ बताइए। सर वो टी का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू भी है डी का? मतलब किसी टेलीस्कोप के लिए? यस सर, कोई अगर स्टैंडर्ड वैल्यू हो जैसे। नहीं नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सर वैल्यू नहीं है। जो आपका लेबोरेटरी का आता है स्पेक्ट्रोमीटर का टेलीस्कोप, वो खुद ही अलग अलग कंपनी अलग अलग लेंथ की बनाती है। टेलीस्कोप का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है। वो टेलीस्कोप का लेंथ डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ कितना है। अब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 मीटर हो और टेलीस्कोप आपका 20 सेंटीमीटर का हो तो कोई फायदा नहीं है ना। तो बस उसी चीज पे निर्भर करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव और आईपीस कितना फोकल लेंथ है उसका, उसके अकॉर्डिंग ये टेलीस्कोप की लेंथ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल एबरेशन आपको याद दिलाते हैं, स्फेरिकल एबरेशन भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या करते थे, एक बार क्रॉस्ड लेंस लेते थे, याद आ रहा है आपको, क्रॉस्ड लेंस लेते थे। पर क्रॉस्ड लेंस से भी नहीं, आपको दिक्कत होती थी क्रॉस्ड लेंस बनाने में, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक ले लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर आप बोले कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, ऐसा कीजिए आप दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, ठीक, आप दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, ये और ये, ठीक। और एक और चीज आपको याद दिलाते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद ये तो मिनिमाइज हुआ ही था, एक बात आपको बताए थे कि मोर कर्व सरफेस शुड फेस मोर पैरेलल लाइट, यानी कर्व सरफेस ही पैरेलल लाइट को रिसीव करे तभी स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज होता है। ये लाइन भी हम आपको बताए थे, ठीक है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या किए, फिर आपने दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन लेकर फिर स्फेरिकल एबरेशन को आपने मिनिमाइज करने की कोशिश की, ठीक। तो आपने क्या देखा, इसमें कंडीशन क्या आती है, d इज इक्वल्स टू f1 माइनस f2, यानी इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस f1 माइनस f2 के बराबर हो गई अगर, तो आपका स्फेरिकल एबरेशन मिनिमाइज हो जाता है। ये भी कंडीशन है, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। d इज इक्वल्स टू f1 माइनस f2 कर दीजिए, यानी कि आप दो लेंस अगर ले लें, आप दो लेंस ले लें, यानी मल्टीपल लेंस का यूज कर लें, तो आपका स्फेरिकल एबरेशन भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर स्फेरिकल एबरेशन, अब देखिए मान लीजिए कि कोई पैरेलल रेज आ रही है, ठीक, पैरेलल रेज आ रही है, एक लेंस आपने लगाया, अब ये लेंस इन रेज को फोकस कर रहा है,
यहाँ अमेरिका कर रहा है, अभी भी बहुत दूर फोकस कर रहा है, ठीक है, बहुत दूर कर रहा है। मान लीजिए ये लेंथ 10 मीटर 20 मीटर होगी, अब एक लेंस लगाया 20 मीटर फोकस हो रहा है, दिक्कत हो जाएगी, क्या कीजिए, कोई बात नहीं, एक और लेंस लगा। अब क्या होगा, अब ये बहुत पहले ही फोकस हो जाएगा, बात क्लियर है, एक बार और फोकस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पैरेलल रेज को, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं, उसको आपने कम दूरी में ही फोकस कर लिया। अब आप पहले आपको इतना दूर जाके देखना पड़ता था, पर आपने यहीं पे अब अपनी आंख लगाई और आप देख लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपने अपना फील्ड ऑफ व्यू भी सेट कर लिया कि इतनी दूरी पर आपने टेलीस्कोप की लेंथ भी कम कर ली। पहले टेलीस्कोप की लेंथ आपको इतनी बड़ी रखनी पड़ती, यहां पर आप लगाते अपनी आंख तो आपको दिखती, पर आपने अब टेलीस्कोप की लेंथ भी कम कर ली, यहीं पे आप अपनी आंख लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं जो आपको मल्टीपल लेंसेज लेने पर मजबूर करती हैं। सभी लोगों को तीनों बातें क्लियर हैं? यस सर। अच्छी बात। यस सर। तो ये नीड ऑफ मल्टीपल लेंसेज है, कई बार पूछा हुआ है, 2 नंबर में पूछा है कि 4.5 नंबर में पूछा है, कई बार पूछता है, ठीक है। तो आपने दो टॉपिक्स आईपीस और नीड ऑफ मल्टीपल लेंसेज इन आईपीस आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं एंट्रेंस और एग्जिट प्यूपिल की, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्यूपिल, प्यूपिल वर्ड आप कहां सुने हैं? से होता क्या होता है? आंख में, हाँ एप्लीकेशन में सर लिखते थे आप। ठीक है, आंख में आपने प्यूपिल सुना है, ठीक है। हाँ सर, नेत्र वाले चैप्टर में। नेत्र वाले चैप्टर में आपने सुना, प्यूपिल मतलब पुतली होती है ना, पुतली, ठीक है। तो पुतली का काम क्या होता है? पुतली जो होती है, पुतली की भी एक खास बात है, आपने 5x बोला है ना, ठीक, ये 5x पुतली की भी खास बात है। आपकी पुतली कम लाइट पड़ेगी तो कम लाइट पड़ेगी तो 5 गुना ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है। पुतली कैसी होती है, ऐसे गोल सी होती है, एक गोल सा पोर्शन है, इसी में से लाइट जाती है, ठीक। तो अगर लाइट कम पड़ेगी तो ज्यादा फैल जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, और लाइट ज्यादा पड़ेगी तो कम फैलेगी, ठीक है, तो छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। तो पुतली आपके शरीर का एक ऐसा अंग है जो 5 गुना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, 5x टाइम एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। पुतली एक ऐसा अंग है जो 5 गुना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसी पुतली का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि सारी रेज आती हैं तो इस छोटे से पोर्शन से होकर जाती हैं, कहीं से भी रेज आएंगी इस पोर्शन से होकर जाएंगी तो कहीं रेटिना पर कुछ बनाएंगी, ठीक है। इसके बाद आंख का लेंस वेंस पड़ता है, सबसे पहले प्यूपिल ही पड़ता है, ऐसे आंख बनती है, ठीक है। कुछ उतना सुंदर नहीं बनाया, ध्यान न दीजिएगा, पर सबसे पहले पुतली पड़ती है, ठीक है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट पे आपका ये प्यूपिल भी है। आइए देखते हैं कैसा है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये आपका लेंस है, ज्यादा बड़ा लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है। मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लेंस खराब हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए कैसे लाइट जाएगी, जरा हम अगर रे डायग्राम बनाए, ठीक है, पेरिफेरल रे डायग्राम बस बनाते हैं, यहां से एक लाइट ऐसे जाएगी, ठीक, यहां से भी एक लाइट जाएगी, ठीक, यहां से भी एक लाइट जाएगी, यहां से भी एक लाइट जाएगी, ठीक, यहां से भी एक लाइट जा रही है, देखिए, इस वाली को मिटा दीजिए, इस वाली को हटा दीजिए, क्रॉस वाले बल्ब बनाते हैं, और यहां से भी जाएगी, ठीक, बीच में से भी हर जगह से जाएगी, और हमने मैक्सिमम वाले को लिया, जो मैक्सिमम लाइट सबसे ज्यादा बेंड होकर जाएगी उन्हीं को लिया है, हर पोर्शन से, यहां से चारों ओर से लिया है। अब ये लाइट जाएगी और यहां कहीं इमेज बनाएगी, कैसा इमेज बनाएगी, ठीक है। क्या होगा कि ये थोड़ा अलग बने, एक मिनट,
अरे मम्मी बंद कर दीजिए भाई, मम्मी बंद कीजिए, पढ़ा है सीटी बज रहा है। ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, अलग अलग पाथ से आ रही है, ठीक है। लेंस भी आपका गोल सा है, ठीक। तो अगर उधर से आएगी तो ऐसे निकलेगी, इधर से आएगी तो ऐसे निकलेगी, ठीक। तो यहाँ पे भी इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन होगा, और ये मान लीजिए कहीं जाकर मिल जाएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलती है, तो जिस पॉइंट पे रेज मिलेंगी वहां क्या बन जाएगा, वहां पर आपका बन जाएगा इमेज, ठीक। ये इमेज भी ऐसा ही बनेगा जैसा है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का आपका इमेज बनेगा, ठीक। और ये रेज आगे आकर क्या होंगी, एक दूसरे में मैच करेंगे इस तरह। यहाँ पे डाउट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 3D नहीं बना है। अगर यहाँ 3D बनाते तब आपको समझ में आता कि रेस कैसे कैसे जा रही है और कैसे कैसे मुड़ रही है, ठीक है। तब आपको ऐसा इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ इमेज बन रहा है, ठीक। ऐसी वाली रेस नहीं लिए हैं हम लोग, एकदम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो मैक्सिमम रेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस टाइप की रेस लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर रेस ऐसे जा रही है जो रेस, इनको आप हटा दीजिए, यानी इनको ब्लॉक कर दीजिए, इनको आप ब्लॉक कर दीजिए, फिर भी आपका इमेज बनेगा। रेस तो कहीं से भी जाएंगी, पूरे लेंस पर हर तरफ से रेस जाएंगी, पर आपका इमेज फिर भी बनेगा अगर आपने बस यही रेस ली तो। क्लियर है, ये बात क्लियर हो रही है? क्लियर है। यहां से भी हम बना सकते थे, ठीक है, यहां से भी बना सकते थे, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हम मिनिमम रेस बता रहे हैं कि कौन सी दो रेस दोनों पोजीशन में सेम इमेज बनेगा। हाँ, बस इंटेंसिटी कम होगी, बस इंटेंसिटी कम होगी, पर दोनों पोजीशन में इमेज सेम बनेगा, ठीक है। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये बात सही है, ठीक है, क्लियर है। तो सर एक बार और कट गया था तो देखिए ध्यान से, या सर एक बार और क्या किया कि इसके इस पेरिफेरल से इधर रेज ले गए, इस पेरिफेरल से यहाँ रेज ले गए और इसका इमेज बना दिया। ये क्या है, ये वाला इसका इमेज है मान लीजिए, ठीक है। ये रेज यहाँ पर मिल रही है और आगे चल के यहाँ पे मिल रही है, ठीक। अब क्या हो रहा है, हम आपको बोल रहे हैं कि ये हम ऐसे क्यों बनाए, ऐसे इसलिए बनाए हैं क्योंकि अगर आपने यहाँ तक ब्लॉक भी कर दिया, यहाँ तक रेज को ब्लॉक भी कर दिया, ठीक, तो भी आपका, अगर आपने रेज को ब्लॉक भी कर दिया तो भी आपका इमेज बनेगा, ठीक है। यानी कि इन सारे रेज की आपको कोई जरूरत नहीं, आपको मिनिमम इतने ही रेज की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो आपका इमेज इफेक्ट हो जाएगा, इमेज पर प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एपर्चर है, ठीक है, ये एपर्चर कहलाता है एंट्रेंस प्यूपिल। क्या कहलाता है, एंट्रेंस प्यूपिल। बात समझ में आ गई। और देखिए, आप कहीं मत देखिए, आप ये सारी रेज को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। यहां पे भी आप उतना ब्लॉक करते तो आपको रेज ब्लॉक हो जाती, आप ये सारी रेज ब्लॉक कर दीजिए, आप बस इतने में से देखिए तो आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा, दिखेगा। क्लियर है, दिख रहा है ना आप लोगों को। यहां से बस आप थोड़ा सा यहाँ पे आंख लगाकर देखिए तो आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। पैराएक्सियल रेस का कोई इफेक्ट, अच्छा अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां से देखिए तो आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो एपर्चर, ये कहलाता है एग्जिट प्यूपिल, ठीक है। यही है एंट्रेंस प्यूपिल और एग्जिट प्यूपिल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देखिए, अगर आपको कोई भी आपको टेलीस्कोप बनाना है, ठीक है, तो टेलीस्कोप आप इतना बड़ा थोड़े बनाइएगा। आपको टेलीस्कोप के लिए मिनिमम एपर्चर कितना चाहिए जिससे कि आपका पूरा का पूरा इमेज बन जाए, वो इतना ही है, एंट्रेंस प्यूपिल के बराबर, ठीक है। और आपको अगर टेलीस्कोप ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आंख कहां पर रखें कि आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई दे जाए। तो अगर आप यहां आंख रखिएगा, मान लीजिए आपने यहां आंख रखी, यहां पर, ठीक है, ऐसे आंख आपने रख दी, तो आपसे ये रेज मिस हो जाएंगे। आपने इसके आगे आंख रखी तो भी सेम कंडीशन, यहां आंख रखी तो भी आपकी ये रेज मिस हो जाएंगे, इधर की पूरी रेज मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने यहां पे आंख रखी है तो आपको पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। तो टू पोजीशन योर आईज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ एग्जिट प्यूपिल।
आपको एग्जिट प्यूपिल का स्थान पता होना चाहिए अपनी आंखों को वहां रखने के लिए, ठीक है, वहां से देखने के लिए। इंपॉर्टेंस समझ में आ गया प्यूपिल का क्या इंपॉर्टेंस?